हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संतोष मैथ। फिर से मैं आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हमारी जो सेकंड चैप्टर लीनियर अलजेब्रा कम्प्लीटली A to Z मैंने आपको समझा दिया है। किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और लॉजिक क्या है, थीम क्या है, मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझाने के लिए कोशिश किया है। आई होप वो सारे वीडियोस आपको बहुत पसंद आया है और आपके वो जो कमियां थे, जो यहाँ मेरी कमियां थी, वो सारे आपके डाउट्स क्लियर हुआ होगा। राइट माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई क्वेरी डाउट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स हम क्लियर करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 3 पे आ जाओ। एंड ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है चैप्टर 3, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 3 का हेडिंग डाल लो कि भैया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये दोबारा हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में पहली बार हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में हमने पढ़े थे। वो भी बहुत खास से मैंने आपको समझाया। क्लियर है? वहाँ से तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो यहाँ भी आपको ज़रूर एक क्वेश्चंस तो पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है लीनियर अलजेब्रा में? सिस्टम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सिस्टम इसलिए कहा जाता है मोर देन वन इक्वेशंस आपके पास अवेलेबल होंगे। क्लियर है? सो लीनियर इसीलिए कहा जाता है जितने भी अननोन्स है या फिर वेरिएबल्स, आपके लैंग्वेज जो अच्छा है वो जितने भी अननोन्स वेरिएबल्स या फिर अननोन आपके यूज होते हैं इक्वेशंस में, उसका डिग्री जो पावर है ना उस वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ वन ही होनी चाहिए, और वो किसी के साथ प्रोडक्ट या फिर कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देनी चाहिए। डिग्री वन होनी चाहिए हर एक अननोन या फिर वेरिएबल्स का। ओके, तो ये होता है। तो एक सिस्टम कंसिडर कर लो ना, A11 x1 A12 x2 करते करते A1n xn। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये n है इज इक्वल्स टू मान लेते हैं B1 है A21 x1 प्लस A22 x2 करते करते A2n xn इज इक्वल्स टू B2 कर दो। ऐसे करते करते AM1 x1 प्लस AM2 x2 करते करते यहाँ क्या आएंगे AMN xn इज इक्वल्स टू BM। सॉरी, ये n नहीं है, ये m है, BM। ये जो है ना इक्वेशन 1 उसको डाल दो। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये होता है, ये जो सिस्टम मैंने लिया है, ये जो इक्वेशन 1 को ही हम सिस्टम ऑफ, ये क्या है राइट हैंड साइड, ये कुछ अननोन से कॉन्स्टेंट्स हैं, फिर B1 B2 BM आर एनी कॉन्स्टेंट्स एंड ये भी सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। समझ रही हो? ये जो सिस्टम लिखा है तो वहाँ भी हमने पढ़े थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर सिस्टम के बारे में पढ़ते हो, दो केस ही होते हैं बच्चों, वो या फिर होमोजीनियस होगा या फिर नॉन होमोजीनियस होगा, और तीसरा केस आज तक हो ही नहीं पाया। मीन्स अगर फ्यूचर में अगर कोई साइंटिस्ट तीसरा केस बनाएंगे तो तब हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अब तक के लिए सिर्फ दो ही केस है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस अगर पढ़ते हो, जहाँ भी किन्हीं भी ब्रांच आप पढ़ लो, बॉडी है या फिर लीनियर है या कहीं भी ब्रांच आप पढ़ लो, वो सिर्फ दो ही केस है, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस है। तो ये जो है ना, पहले हम नॉन होमोजीनियस में काम करेंगे, उसके बाद होमोजीनियस में काम करेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? So this system of this equation 1 is called the system of linear non-homogeneous equations। ये पूरा नाम है equation 1 का। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स?
यहाँ से क्लियर कट है। मैं अगर आपको कुछ ऐसे दे दूँ, x प्लस वाई अगर 5 में दे दूँ एंड x माइनस वाई अगर मैं 6 दे दूँ, इस इक्वेशंस को आप अगर सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हो, ये जो चैप्टर 3 है ना बच्चों, ये सोल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली चैप्टर में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़े थे, सारे डिटेल में मैट्रिसेस के उसके थीम, रिजल्ट्स, क्या कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे हमने पढ़े हैं। सेकंड चैप्टर में सिर्फ रैंक के बारे में हमने पढ़े थे। रैंक क्या है, उसकी कुछ मैनिपुलेशन क्या है, कैसे थीम होते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़े हैं। अब जो चैप्टर 3 है ना बच्चों, वो इस सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। राइट, ये 1 2 3 चैप्टर अगर आपको आ गई ना बच्चों, आगे जो हम 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतना ही नेट के सिलेबस की जो है वो मैंने सब डिवाइड कर दिया, चैप्टर वाइज बना दिया। बस सारे के सारे इसी के हेलोंग ही सारा काम करेंगे, सिर्फ नाम अलग आएंगे लेकिन काम सिर्फ 1 2 3 चैप्टर ही आने हैं। ओके, तो बहुत अच्छे से सीखना है। तो ये जो है ना, इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहते हैं। तो इस सिस्टम को कभी कभी एक सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में लिख देते हैं कि भैया आपको ax इज इक्वल्स टू b, ऐसे भी आपको मिलेगा। या फिर इसका नोटेशन कभी कभी a कैपिटल X इज इक्वल्स टू कैपिटल B, ऐसे भी नोटेशन एग्जाम में आया हुआ है। या फिर ax के ऊपर बार करके b बार, ऐसे भी क्वेश्चन में पूछा गया है। या फिर ax नीचे बार करके b के नीचे बार, ऐसे भी क्वेश्चंस में दिखा गया है। ये जो सारे के सारे मैंने लिखा है ना, वो सारे एक ही मतलब है, ये खाली नोटेशन है बच्चों। कहाँ किस प्रकार के नोटेशन वो मेंशन कर रहा है, जब भी ये नोटेशन मैं लिखता हूँ और मैं इतने सारा नहीं लिखूँगा, जब मैं सिर्फ ये लिखूँगा या फिर ये इनमें से कोई भी अगर लिखूँगा, आपको समझ में आना चाहिए वो जो है ना लिखावट सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का नोटेशन यही है। ओडी में भी सेम ही यही था। और एक क्या है, दैट मीन्स a11 a12 करते करते a1n है, एंड यहाँ करते करते am1 am2 करते करते amn, दैट मीन्स m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। एंड x आपके पास क्या है, x1 x2 करते करते xn है जो कि n क्रॉस 1 का है। एंड कैपिटल B अगर मैं नोटेशन दे दूँ, ये होता है b1 b2 करते करते bm है। दिस इज़ द नोटेशनल, एंड इसको ही हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताओ इस सॉल्यूशंस, ये यहाँ से मुझे बताओ x के, देखो x के कुछ पार्टिकुलर वैल्यू ना मिलेंगे आपको। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो भैया इसको ऐड करने से 2x इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ तो ये 8 बन जाएंगे, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू यहाँ कहीं अगर मैं डालूँ तो y के वैल्यू 2 - 4 करके -2 जो आएंगे, ये जो क्या ये x की वैल्यू अगर 4 है, y की वैल्यू अगर -2 लूँ, क्या ये सेटिस्फाई है? वेरीफाई करते हैं। 4 - 2 is 2, यस, एंड 4 माइनस प्लस 2 is 6, यस, सेटिस्फाई कर रहा है, यस। कुछ यहाँ से क्लियर कट है माय डियर स्टूडेंट, कुछ वैल्यू ऑफ एक्स वाई के अगर इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है, अगर इस इक्वेशन को ये जो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -2 सेटिस्फाई करता है, मीन्स अगर x की वैल्यू 4 इसका वैल्यू यहाँ पुट करे तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड आपको मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम सोल्यूशन कहते हैं ना बच्चों। तो ये 2 के लिए था, लेकिन यहाँ भी तो आप बोल सकते हैं ऐसे। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ एंड सम सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 डॉट xn हो व्हिच इज साइमल्टेनियस satisfy this all these equations is
called this system of equations 1 are called the solutions of the system of equation 1. अगर ये कुछ x की x1 x2 के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के एलोंग अगर ये इक्वेशन सारे इक्वेशंस को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो भैया वो जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो जो सॉल्यूशंस को ही हम मीन्स अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो सॉल्यूशंस मिलता है एंड उसको ही उस वैल्यूज को ही हम सॉल्यूशंस कहते हैं इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? तो ये 2 इक्वेशन था इसलिए इस अप्रोच मैंने गया। अगर 4 इक्वेशन 5 इक्वेशन 6 इक्वेशंस देता वो तो महाभारत है भैया इस अप्रोच जाने का। 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना बड़ा इशू हो जाता है, 4 इक्वेशन अगर मिले वो तो बड़ा आएगा जरूर सॉल्यूशंस लेकिन वो बड़ा दिक्कत का काम है। लेकिन जब लीनियर अलजेब्रा के ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ते हैं वो कितने चुटकियों में हम काम करेंगे, वही तो REF हमारी पानी का पानी दूध का दूध बना देता है। वो साधारण थोड़ी ना है REF, वो तो लीनियर अलजेब्रा का बैकबोन है REF। समझ रहे हो? यहाँ तो मुझे दिखाई दे रहा तो यूनिक सोल्यूशन भैया सिर्फ x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -2 ही इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। उससे अलग कोई भी ऐसा संसार में कोई नंबर नहीं है इसके अलावा जो कि ये सेटिस्फाई करे। देयर इज नो अदर वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर व्हिच दिस 2 लीनियर इक्वेशंस कैन सेटिस्फाई। Only x is equals to 4 and y is equals to -2 are the points which satisfy these 2 equations, and so hence it is clear that this system of equations, this equations has a unique solution. यही बोलते थे ना हम छोटे क्लासेस में, लेकिन हम बड़े बच्चे हो गए हैं। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट? तो भैया अगर देखो कुछ वैल्यू ऑफ x1 x2 xn का कुछ वैल्यूज ऑफ के लिए अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है उस वैल्यूज को हम सॉल्यूशन कहते हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? तो वो जो है ना अगर सेटिस्फाई करता है, अगर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक या फिर एक से ज़्यादा या फिर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस अगर है तो उसको हम एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों, consistent, राइट? consistent एंड inconsistent। समझ रही हो? देखो अगर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशन है, भैया सॉल्यूशन है मैं बोल रहा हूँ, वो 1 है 2 है 5 है 50 है 100 है मुझे नहीं पता, अगर सॉल्यूशन है उसको हम कॉन्सिस्टेंट कहना शुरू करेंगे। भैया कॉन्सिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसको ही मैथमेटिकली लीनियर अलजेब्रा में ऐसे बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट, मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। मीन्स ऐसा x1 x2 डॉट xn आपको नहीं मिला, मीन्स कम से कम ऐसा xi आपको मिला होगा जो कि जिसके वजह से ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, ऐसे तो बोलेंगे बच्चों। समझ रही हो? तो ये हुआ उसके डिटेल है, समझ रही हो? तो मैं इसको डिटेल में एक अंग्रेजी में आपको बोल दूंगा, जो लिखने वाला बच्चे वो लिखेंगे, समझने वाले बच्चों को भी समझ में आ जाएंगे। तो ये है, तो डिटेल में करेंगे। तो कंसिडर द सिस्टम ऑफ m, देखो ये m इक्वेशन है बच्चों, समझ रही हो? कंसिडर द सिस्टम ऑफ m non-homogeneous linear equations in n unknowns, means x1 x2 dot xn and given by ये वाला लिख लो। And this system of equation can be written in a single matrix equations, that is this, ये लिखो ये लिखो ये लिखो आपके मर्जी, लेकिन एग्जाम में सारे नोटेशन यूज हुए हैं बच्चों, ये भी आया है ये भी है ये भी है वो भी है। क्लियर है? वेयर करके a is this, x is equal to this and b is equal to this, and this matrix the matrix capital A is called the coefficient matrix of the system of equation 1।
समझ रहे हो? एंड एनी सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 डॉट और xn फॉर वी, देखो, for any values of x1 x2 dot or xn which simultaneously satisfy these all equations are called the solutions of the system of equation 1. And if the system of equation has one or more solutions, then this is called the consistent. These solutions are called, these equations are called, means ये जो equation है इसको नहीं consistent कहना है, इसको, ये जो है ना, ये एक अगर मान रहे हो, अगर दो मान रहे हो, these two equations are consistent बोलोगे, इसको नहीं, समझ रहे हो? If the system of equation has one or more solutions, then this system are known as consistent, otherwise it is called inconsistent. ये हुआ अंग्रेजी में, अगर आप लिखना चाहते हो तो यही है। तो एक डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पुट अप करूंगा। एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? मैं यहाँ ही लिखवा दूंगा, समझ रही हो कि भैया ये जो है ना लिखा, बट ये मेरा n था तो ऐसे करके लिखो, और जो बचा है राइट हैंड साइड में वो यहाँ b1 लिख दो एंड यहाँ b2 लिख दो, यहाँ भी तो आएंगे ऐसे करते करते ये bm, ये जो m क्रॉस n का ये जो इक्वेशन है ना, दिस इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स मीन्स द मैट्रिक्स, इसका नोटेशन ये बनते हैं बच्चों, ये बनते हैं a करके कॉलन b लिखते हैं, समझ रही हो? या फिर ये कॉलन नहीं लिखते हैं, कभी कभी ऑथर ऐसे ही बार डाल देते हैं यहाँ, लेकिन वो अजीब सा दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ हमेशा, ताकि मुझे भी फील हुए ये कि भैया ये अलग है वो अलग है, समझ रही हो? दिस द मैट्रिक्स a colon b इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, समझ रही हो? जो कुछ भी है उसको वैसे ही वैसे लिखो, एक डॉटेड लाइन बीच में रख के वो जो राइट हैंड साइड में है वो सारे को वैसे ही रख दो, वो होता है जो मैट्रिक्स बनते हैं वो, उसको ही हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? ओके, चलते हैं बच्चों। ये हुआ कॉन्सेप्ट है नॉन होमोजीनियस के लिए। हम चैप्टर 3.1 बना लो बच्चों उसको, ठीक है? चैप्टर 3.1 में मीन्स चैप्टर 3 में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वो बना लो, ठीक है? जो अभी हम पढ़ते हैं वो चैप्टर 3.1 बना के उसको आप सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस ये बना लो, ठीक है? तो चैप्टर 2 में चैप्टर 3.2 जब पढ़ेंगे वो होमोजीनियस के लिए पढ़ेंगे, एंड चैप्टर 3.3 में कंसीडर कर लूँगा वो दोनों के बीच में जो मीन्स जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे और वो मज़ा आएंगे बच्चों, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैंने आपको थीम समझा दिया। देखो कंसिस्टेंट कब होते हैं कब नहीं होते हैं मैंने आपको समझा दिया, वो तो डेफिनेशन था बच्चों, और डेफिनेशन से अगर हम चलेंगे तो ये एग्ज़ाम तो हमारे 3 घंटे हैं, वो तो बर्बाद कर देगी हमको, राइट? तो कुछ शॉर्टकट तो हमको फाइंड आउट करना है, यही तो तरीका है। ओके, वो शॉर्टकट हम पढ़ेंगे कि अब आप रिज़ल्ट के ऊपर ही फोकस करो, ठीक है? तो उसको मैं रिज़ल्ट के तौर पे मैं कंसीडर करता हूँ। पहले रिज़ल्ट लिख लो। देखो ये जो मैं सिस्टम लिखता हूँ ax = b, ये मैं अगर सिर्फ लिखता हूँ कॉन्सिस्टेंट, इसका मतलब कांस्टेंट मत समझ बैठना, कांस्टेंट और कॉन्सिस्टेंट कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत सारे डिफरेंट है, ठीक है? दिस सिस्टम ax = b इज कॉन्सिस्टेंट मीन्स कॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या है भैया? सोल्यूशन है, मीन्स पोजेसेस सोल्यूशन, राइट? कुछ तो है, सोल्यूशंस क्या है मुझे नहीं पता भैया। सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट है तो भैया इफ एंड ओनली इफ है,
तो भैया आप जो रैंक फाइंड आउट कर लो इसका एंड इसका, किसका, ए कॉलन बी मैट्रिक्स को जो बनाते हो उसका रैंक फाइंड आउट कर लो। बस कुछ नहीं करना है। जो ए कॉलन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए ना, वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का डेफिनेशन अगर मैं नहीं देता, अगर मैं ये सिर्फ ये लिखता, वो तो सरासर में गलत हो जाता ना बच्चों। इफ एंड ओनली इफ, ये देखो ये तो पावर है इसका भैया। अगर मैट्रिक्स ए आपके पास मीन्स आप सिस्टम आपके पास दिया होगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने से तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स अपने आप बन जाएंगे। और ए कॉलन बी का रैंक निकालो, इसका रैंक निकालो। अगर इस दो मैट्रिसेस का रैंक अगर सेम है तो भैया ये जो सिस्टम है वो कॉन्सिस्टेंट है। कॉन्सिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशंस तो है भैया, कितना है वो तो मैं बाद में दे दूंगा, रिजल्ट सारे हैं, लेकिन कॉन्सिस्टेंट है तो उस ऑगमेंटेड एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक सेम है। तो इसको अगर वर्ड्स में बोलना चाहते हो, ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ए सिस्टम ऑफ लीनियर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, अगर पूरा नाम लिखते हो तो बढ़िया है, नहीं तो खाली ये लिखो वो भी अच्छा है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट मीन्स दैट इज possesses solutions if and only if the coefficient matrix capital A and the augmented matrix A colon B have the same rank। ये हुआ वर्ड्स में, या फिर ऐसे लिखो, जो मर्जी आप लिख लो। तो यहाँ से क्लियर कट है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ये यहाँ से सेकंड रिजल्ट बना लो, लेकिन मैं यहाँ ही कर दूंगा, तो यहाँ मैं कैसे लिखूंगा, अगर इसका रैंक इसके इक्वल नहीं है तो भैया ये कॉन्सिस्टेंट क्या हो जाएंगे, ये अब की बार ये क्या बन जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, इनकॉन्सिस्टेंट बन जाएंगे। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स सोल्यूशन नहीं है भैया। तो देखो कितने शॉर्ट बन जाते हैं बच्चों। ओके, इस एग्जाम को क्लियर करना बड़ा आसान है। मैंने 2 बार इसको क्रैक कर दिया है, एक बार नेट है, अभी मेरी JRF हुआ है। शिद्दत से काम करोगे तो हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो that means the system of equation x is equals to b is inconsistent means there is no solution if and only if the coefficient matrix capital A and the augmented matrix A colon B have different rank। अगर इसका रैंक सेम नहीं है तो ये कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा, उसको ही इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं। अगर कॉन्सिस्टेंट होता तो भैया इस 2 मैट्रिसेस का रैंक सेम ही होते। ये बना माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये बना सेकंड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट बना लो। थर्ड रिजल्ट ये वर्किंग रूल लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग रूल किसके लिए, ऐसे बना लो रिजल्ट 3 में, वर्किंग रूल ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। समझ रहे हो, उसके लिए वर्किंग प्रोसीजर्स क्या बनेंगे आप लिख लेना माय डियर स्टूडेंट। स्टेप 1 में क्या करना है आपको कि भैया एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, ए कॉलन बी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो। समझ रहे हो, स्टेप 1 ये बना। स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को REF में कन्वर्ट कर लो। यही तो वो, समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं आपको दे दूँ x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 3y प्लस में 5z इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 20। अगर ये मैं आपको ऐसे सिस्टम एक दे दूँ मेरी मर्जी से अगर दे दूँ तो भैया इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन अगर मैं वो जो रिड्यूस्ड सिस्टम से अगर मैं सॉल्व करते चले जाऊँ, मेरा टाइम तो इससे ही 1 घंटे का खबर हो जाएंगे और मेरे पास 3 ही घंटे हैं।
ये सोल्यूशन यूनिक है, इनफाइनाइटली है, नो सोल्यूशन से। अगर इसके इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो हम उसके ट्रेडिशनल वे में नहीं जाएंगे, हम इसके ऊपर चले जाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रा में जब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के अलोंग हम जब काम करेंगे तो भैया वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम का के लिए क्या बनाओगे आप, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पहले बनाओ, उसको आरईएफ में कन्वर्ट कर लो, और स्टेप 3 में आप क्या करोगे भैया, रैंक फाइंड आउट कर लो, किसका, मैट्रिक्स ए का एंड मैट्रिक्स ए कॉलन बी का, इस दो मैट्रिक्स का रैंक आप फाइंड आउट कर लो। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट। इसके बाद होने के बाद ये होता है वर्किंग प्रोसीजर, समझ रहे हो। तो रिजल्ट 4 बना लो। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसका रैंक फाइंड आउट कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। अगर ऐसा हुआ मीन्स अगर रैंक ऑफ ए कॉलन बी के साथ अगर बराबर है, मुझे पता है वो कॉन्सिस्टेंट है, सोल्यूशन तो है भैया। अगर एक्स्ट्रा चीज अगर मैं ये अगर नंबर ऑफ अननोन है, ये मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स बोलो, अगर मैट्रिक्स अप्रोच अगर जा रहे हो नंबर ऑफ कॉलम्स है ये है। अगर वो सिस्टम के हिसाब से जा रही हो, n का मतलब x y z 3 है, n का वैल्यू 3 है। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। इक्वेशन की मध्य सॉरी इक्वेशन में तो 3 है, लो मैं इसको मिटा दिया। अब बताओ n के वैल्यू आप 2 लिखेंगे क्या, n के वैल्यू 3 है, और नॉन्स को ही n बोला जाता है, या फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो तो वो नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। अगर ये इसके बराबर है तो भैया इफ एंड ओनली इफ है, ये ध्यान रखना है। तो भैया ये जो सिस्टम है Ax इज इक्वल्स टू बी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम जो आएंगे उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे बच्चों। वो यूनिक सॉल्यूशंस कैसे, कौन है वो उसको फाइंड आउट करने के लिए तो मैं जब क्वेश्चंस करूंगा तब मैं सिखाऊंगा। टेंशन मत लो, अच्छे से सीखो। अगर ये एक बार सीख गई हो जिंदगी बदल जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ये ऐसा है, अगर मीन्स इस सिस्टम नॉन होमोजीनियस सिस्टम का अगर यूनिक सॉल्यूशन बोल रहे हो तो ये गारंटी होल्ड हुआ होगा। अगर ये ऐसा है तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है तो ये है, ये बना माय डियर स्टूडेंट। क्लियर है। तो 5th रिजल्ट बना लो। अगर इस मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट है ना बच्चों, ये अगर इक्वल है तो भैया यहाँ से तो रिजल्ट है कॉन्सिस्टेंट, तो है कॉन्सिस्टेंट है तो सॉल्यूशंस तो है। अगर भैया ये इक्वल ना होते हुए स्ट्रिक्टली लेस देन अगर n से स्ट्रिक्टली कम है तो भैया इफ एंड ओनली इफ है ये भी। तो इस सिस्टम ऑफ Ax इज इक्वल्स टू बी का जो है ना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे भैया। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलो या फिर एटलीस्ट 1 सॉल्यूशंस, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस बोलना है, 1 है तो गलत हो जाएंगे आप। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस बोलना है, एक तो है भैया गारंटी है। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस बोलो या फिर मोर देन 1 सॉल्यूशंस बोलो या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोलो, वो आपके मर्जी है। अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस बोलना नहीं, अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस बोलना, लेकिन डीन्यूमरेबल सॉल्यूशंस बोलना सही है। अनकाउंटेबल बोलना सरासर गलत हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, जब मैं लीनियर अकाउंटेबिलिटी में पढ़ाऊंगा तब तो आपको डिटेल में वहाँ समझाऊंगा, लेकिन इनफाइनाइटली डीन्यूमरेबल बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बना माय डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट। सर अगर ये अनइक्वल है तो वहाँ से तो मैंने दे दिया है पहली सेकंड रिजल्ट में इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ और क्यों लिखूं। देखो बच्चों कुल मिला के ये बात बन गई, कोई भी सिस्टम आप जैसे मर्जी कितने इक्वेशंस दो, जितने वेरिएबल्स दो, वो अगर सिस्टम आपके पास है तो उसके लिए वो अगर नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस में तो बाद में काम करेंगे, वो तो और भी आसान हो जाएंगे।
लेकिन अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस है तो क्या उसके लिए अगर सॉल्यूशंस पूछता है, यूनिक है, इनफाइनाइटली, वो सॉल्यूशंस क्या है वो अगर पूछता है, कुछ नहीं करना है, उसका आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ पहले, और उसके लिए उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आईएफ में कन्वर्ट कर लो। सिखाया था मैंने, और बहुत सारे क्वेश्चंस में करूँगा, लेकिन आज नहीं। आज सिर्फ रिजल्ट्स कुछ थीम में जनरेट करके मैं आपको कल वो आपको सारे प्रॉब्लम्स करूँगा, और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस मॉडिफाई करके यहाँ पूछता है माय डियर स्टूडेंट, वो सारे भी करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज में उसको कंसिडर कर लूँगा। आरईएफ कन्वर्ट करने के बाद आप ए का रैंक, ए कॉलन बी का रैंक आप फाइंड आउट कर लो, या फिर ऑगमेंटेड या फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर लो। फाइंड आउट करने से आप चेक करेंगे इसके बराबर अगर n के बराबर है भैया सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, अगर स्ट्रिक्टली लेस देन n है तो भैया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या फिर मोर देन वन सॉल्यूशन आएंगे। अगर ये इनके इक्वल नहीं है, सर इसके इक्वल है, ये क्या उखाड़ लेगा, इसके तो फर्दर स्टडी किया गया है। ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो भैया इनकॉन्सिस्टेंट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन बोलो, या फिर इनकॉन्सिस्टेंट बोलो, या फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन बोलो। आपके मर्जी जो लैंग्वेज यूज करना चाहते हो वो यूज कर लो। क्लियर है, बात इतने समझ में आ रहा है। एक 6th रिजल्ट लिखवा दोगे, ठीक है। कोई बच्चा कहता है सर 6th रिजल्ट में बनाता हूँ सर, ये तो सिस्टम n के लिए आपने बोला, अगर मेरी ऐसा है सर, ये जो मैट्रिक्स है ना सर n क्रॉस n का है, मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है सर। अच्छा स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है सर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भैया डिटर्मिनेंट अप्रोच जाओ ना, बढ़िया होगा। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो डिटर्मिनेंट अप्रोच आप चले जाओ। तो ऐसे बोलेंगे सर ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट अप्रोच आप जल्दी चले जाओ, आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो। अगर ये नॉन जीरो है, मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो भैया ए इनवर्स एग्जिस्ट है। फर्दर स्टडी के लिए ए इनवर्स मैंने बोला, लेकिन डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है, इफ एंड ओनली इफ लिख लो। वो सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू नॉन होमोजीनियस का, जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम का जो है ना, सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस की गारंटी दे दूंगा। वो भी इफ एंड ओनली इफ है। अगर सिस्टम स्क्वायर है तो भैया यूनिक सॉल्यूशन अगर है तो वो नॉन सिंगुलर हुआ होगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, ये नॉन सिंगुलर है तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस का जो है ना यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। समझ रहे हो? ये अगर सिस्टम स्क्वायर के लिए मैंने बताया। अगर नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है तो यही आपके पास प्रोसीजर है। सर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए इसका गारंटी, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएंगे। हाँ नहीं आएंगे, क्या पता बोल रही हो सर ये डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का जीरो है, तो आप इफ एंड ओनली इफ ax इज इक्वल्स टू बी, अगर आपने यहाँ लिख दिया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, वो तो गलत हो गई बच्चों। क्या पता वो सिस्टम का सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट ना हो। अगर ऐसा है, आपको ऐसे लिखना है, दैट मीन्स ये सिस्टम आइदर करके लिखना है, आइदर दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन लिखना है। अगर डिटर्मिनेंट हुआ जीरो तो क्लियर है? समझ में आ रहा है? This is the logic and a theme behind this chapters, my dear students. Chapter 3 is the very important chapters in the whole linear algebra. Okay, चलते हैं बच्चों 7th रिजल्ट पे आ जाओ। और 7th रिजल्ट पे वो 6th रिजल्ट के स्क्वायर मैट्रिसेस में मैंने आपको बताया, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? अगर ये हुआ, ये अगर m क्रॉस n का है एंड उससे हिसाब से ये अगर m क्रॉस 1 का है एंड ये भी किस ऑर्डर का होंगे बच्चों? यही होना चाहिए।
नॉन स्क्वायर अगर मैट्रिक्स है तो कैसे बना लो यहाँ से, अगर ये ऐसे हैं मीन्स इसका मतलब क्या है, अगर वर्ड्स में बोले नंबर ऑफ अननोन्स अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा है, मीन्स आपके पास अगर ऐसे में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5 अगर मैं दूँ एंड माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल्स टू अगर 3 दूँ, देखो ये ऐसे हैं मीन्स देखो भैया नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 1 2 3 है लेकिन इक्वेशंस 2 है, दैट मीन्स n इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन m है, तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशंस कभी नहीं बनेंगे। क्यों? लॉजिक आप दे सकते हैं भैया, इसको अगर मैं मैट्रिक्स में लिखूं 1 1 1 कॉलन 5 बन जाएंगे, ये -3 2 -1 बन के यहाँ 3 बनेंगे, और ये किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 3 है। राइट माय डियर स्टूडेंट, इसको मत गिन बैठना, समझ रही हो? 2 क्रॉस 3 का है भैया, 2 क्रॉस 3 का है, तो अगर जब आप REF में कन्वर्ट करेंगे ये वाला 0 बनेंगे। क्लियर है? राइट माय डियर स्टूडेंट्स, तो भैया या ये तो एक पिवट मिलेंगे इस मैट्रिक्स का, देखो ये कैपिटल A है ये B है, समझ रहे हो? तो मैट्रिक्स A का रैंक अगर भैया ये अगर ऐसे हैं और रैंक ऑफ A कॉलन B अगर आ रहा है, तो भैया देखो यहाँ से क्लियर कट है, रैंक अगर 2 है मीन्स यहाँ अगर आपको पिवट मिले या फिर यहाँ मिले या फिर यहाँ मिले, सॉरी यहाँ मिलेंगे तो वो तो गलत हो जाएंगे, समझ रहे हो? इस मैट्रिक्स का रैंक है 2, समझ रहे हो? और पूरे मैट्रिक्स का रैंक भी 2 है। क्लियर है? समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स? तो इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का रैंक अगर 2 है तो भैया इस मैट्रिक्स का रैंक 2 है, लेकिन वो n से तो स्ट्रिक्टली लेस रहेगा। ओके भैया, या फिर ये इसके साथ ऐसे होगा या फिर ये इसके साथ इक्वल ना हो। अगर इक्वल ना हो तो भैया नो सॉल्यूशंस, अगर इक्वल हुआ तो भाई ये तो इससे कम रहेगा, तो वह देखो क्या आ गई। अगर ऐसा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हुआ, कभी यूनिक सॉल्यूशंस होगा क्या? नहीं। तो रिजल्ट बन गई बच्चों, इफ n is strictly that means number of unknowns is greater than number of equations, then the system cannot have a unique solution. Means either the system of equation has a infinitely many solution or no solution. समझ रही हो? देखो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दिया कि भैया अगर ऐसा है तो भैया इसका रैंक तो इक्वल आएंगे, अगर यहाँ ही पिवोट नहीं है ये भी 0 अगर है ये भी 0 है, लेकिन यहाँ अगर पिवोट है तो रैंक ऑफ A तो 1 है, इस मैट्रिक्स का रैंक देखो 1 है, लेकिन इस पूरे मैट्रिक्स का रैंक 1 मीन्स इसका रैंक 2 है, दैट मीन्स ये इसके इक्वल ही नहीं बना। तो n के चक्कर में ना पड़ो, ये इक्वल नहीं है तो इफ एंड ओनली इफ है भैया, सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट है। ओके तो रिजल्ट लिख लो एंड सेकंड केस में लिख लो, अगर ये n अगर इसमें कम है या फिर n अगर इससे या फिर इससे बराबर है या फिर ऐसे अगर केस है, तो ये अगर है तो उससे तो बचे हैं यही है, तो भैया सिस्टम का 3 में से कोई भी हो सकता है। द सिस्टम में भी यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी मैं आपको सिखाऊंगा, क्वेश्चन आंसर सिखाऊंगा, एग्जाम में किस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम करेंगे। कल 3 काम करेंगे, लेकिन आप रिजल्ट को आज पढ़ लो, रिजल्ट को अच्छे से ध्यान में रख लो, ठीक है। ये हुआ 7th रिजल्ट। 8th रिजल्ट पे लिखो कंसिस्टेंट के लिए। देखो बच्चों, कंसिस्टेंट के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी। सिर्फ पहली रिजल्ट मैंने यही बताया।
ये होता है किसी भी सिस्टम का मीन्स कंसिस्टेंट चेक करने के लिए बस इतना ही देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन 8 रिजल्ट बना लो सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट के लिए। ये ax इज इक्वल टू बी इज consistent if and only if b can be expressed as, समझ रहे हो, b can be expressed, इस b को can be expressed as क्या है, as the linear combination of the columns of capital A। यही रिजल्ट लिखो। देखो consistent के लिए तो ये एक रिजल्ट था और दूसरी टाइप ये बन गई, उसको मैंने 8 लिया है। और तीसरा भी है ax इज इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ ये होल्ड करे, या फिर कहीं कहीं एग्जाम में b कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ कैपिटल a, ऐसे भी लिखा मिले तब भी वो कॉन्सिस्टेंट का ही रिजल्ट है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक 9th रिजल्ट देने से पहले मैं कुछ थीम आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलते हैं बच्चों, कुछ मैं आपको कुछ थीम समझाऊंगा। ये जो है ना 9th रिजल्ट एंड 10th रिजल्ट जो बनाया ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। ये एग्ज़ाम में 2-3 बार पूछा है CSIR नेट में, क्लियर है। तो थीम ये है, मान लेता हूँ मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स ऐसे लेता हूँ 1 2 3 करके, यहाँ मैंने कुछ भी, यहाँ B1 लिया, यहाँ B2 लिया, यहाँ B3 मैंने लिया, क्लियर है। तो 3x3 का ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये स्क्वायर ही हो, मैंने कंसिडर के लिए मैंने स्क्वायर लिया है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। 3x3 का मैंने लिया है, यहाँ मेरा 0 है, यहाँ मेरा 5 है, यहाँ -3 कुछ भी मैंने लिखा है। मान लेते हैं यहाँ 4 है। ध्यान से सीखना है इस चीज़ को, मैं इसको आपको सिखा के मैं इस रिजल्ट को दूंगा ताकि आपको वो समझ आ जाए, क्लियर है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो यहाँ भी एक पिवोट है, यहाँ भी एक पिवोट है, यहाँ भी एक पिवोट है। मुझे बताओ, ये एक केस बन गई, रैंक मीन्स रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी हो गई, क्लियर है, समझ रही हो। मैं सोल्यूशन यूनिक है, इन्फिनाइटली इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है? हाँ बिल्कुल एज ए कंसिस्टेंट है। मुझे बताओ, ये जो b मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है, यहाँ कुछ भी लो, मैंने ये b ऐसे लिया है, ठीक है, b कुछ भी हो सकता है। देखो भैया थीम क्या है भैया, b फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू r⁻m। ये क्या, ये कॉन्सिस्टेंट है क्या? अभी भी ये जो मैंने लिखा फॉर ऑल b मैंने लिखा, ध्यान से सीखना है। क्या ये सिस्टम कॉन्सिस्टेंट है? इतने लाइन पढ़ के मुझे बताओ, हिम्मत है? समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? भैया रैंक ऑफ ये ए है, ये ए कॉलन बी का है, पूरे का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने बना दिया। आप अगर चैलेंज करेंगे तो ये ए कॉलन बी है मैट्रिक्स, समझ रही हो? तो मुझे बताओ, क्या ये जो सिस्टम मैंने लिया, क्या ये कॉन्सिस्टेंट है हर एक बी के लिए? भैया बी कुछ भी, बी मान लो 50 में लो, तो यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50 होता, उससे क्या फ़र्क पड़ता? उससे क्या फ़र्क पड़ता? कॉन्सिस्टेंट में कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ता बी के ऊपर, चाहे बी संसार के कोई भी नंबर हो, इससे अभी भी ये कॉन्सिस्टेंट है, अभी भी ये कॉन्सिस्टेंट है। मान लेते हैं कोई बच्चा कहता है सर बी अगर हुआ 0, बी 0 हुआ, वो तो और भी बढ़िया हो गई, वो तो सिस्टम होमोजीनियस आपने दे दी भैया, इससे क्या कर लेगा वो? इनकॉन्सिस्टेंट थोड़ी ना है, अभी भी कॉन्सिस्टेंट है। बी कुछ भी हो, किसके वजह से? बच्चों देखो ये इस पर फोकस करो। आप देखो, ये मैं हूँ, संतोष है,
ये आप हो, ये पूरे आप हो, मीन्स आप स्टूडेंट हो, आप चाहते हो सिस्टम में इनकॉन्सिस्टेंट हो, मीन्स आप चाहते हो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी, ताकि ये इनकॉन्सिस्टेंट बन जाए। ये आप चाहते हो, मुझे हराना चाहते हो, मैं भी जीतना चाहता हूँ भैया। ये मुझे, मैं ऐसे होना, मैं कॉन्सिस्टेंट होना चाहता हूँ, आप मुझे इनकॉन्सिस्टेंट बनाने की कोशिश करेंगे। भी आप कुछ लेने के लिए कोशिश करते हो, लेकिन मैंने आपको थोड़ी ना जाने दिया। मैंने तो भैया एक चोर है, कुछ चोर हैं आपके पास, एक गेट है भैया, 3 गेट है, एक घर, ये जो है ना, ये मान लेते हैं हाउस है, इस हाउस में डायमंड्स है, आप चोरी करने चले भैया, इसके 3 ही रास्ते हैं। एंट्रेंस मीन्स इस घर को जाने के लिए सिर्फ आप ये ऐसे जा सकते हो, या फिर ऐसे, या फिर ये ऐसे। और मैंने यहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, और यहाँ भी मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड रख दिया, और यहाँ भी मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड मैंने रख दिया। आप जाएंगे कैसे मुझे बताओ। मैंने ये जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक के लिए मैंने बी के ऊपर, आप बी कुछ भी लो, कैसे मर्जी लो भैया, सिक्योरिटी है, गन पकड़ के खड़ा है, शूट कर देगा वो। समझ रही हो थीम, समझ रही हो मैं जो कहने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फोकस करो। अगर ये मेरा हुआ 0, अब आप मुझे हराने के पोजीशन में होंगे। मीन्स अगर बी हुआ 0, अभी भी कॉन्सिस्टेंट है, लेकिन बी फॉर ऑल के लिए ये गलत हो जाएंगे बच्चों। अगर मैं ये सिस्टम अभी के लिए यही है, और मैं बोलता हूँ ये कॉन्सिस्टेंट फॉर ऑल बी अगर मैंने लिख दिया, वो गलत हो जाएंगे। क्योंकि अगर बी आपके पास, अगर बी आपने 1 या फिर मीन्स 0 से अलग कोई भी नंबर अगर ले ली, यहाँ अगर -3 लिया, तो यहाँ एक पीवोट आपको मिल जाएंगे, और पीवोट मिलने से रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए कॉलन बी बन गई, और ऐसे अगर हुआ वो इनकॉन्सिस्टेंट बन जाएंगे। तो रिजल्ट बन गई बच्चों। अगर सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो, अगर ये लाइन पे फोकस रखना है एग्जाम में, समझ रहे हो, अगर ये कॉन्सिस्टेंट फॉर ऑल भी दिया है ना, तो भैया कॉन्सिस्टेंट बोल रहे हो, तो यहाँ भी एक पीवोट होना ही होना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने छोड़ दिया स्पेस ना, वो अगर यहाँ सिक्योरिटी नहीं रखा, वो चोर शातिर है भैया, टैलेंटेड चोर है, इस रास्ते में घुस के आपके डायमंड्स को वो लेके चले जाएंगे, और आप देखते रह जाएंगे। इसीलिए अगर आपके डायमंड्स को सुरक्षा रखना चाहते हो, यहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड को रखो। मीन्स मेरी कहने का मतलब, इसको बी को कुछ वैल्यू को स्पेस छोड़ मत। रैंक मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स में हर एक रो में भैया पीवोट होनी चाहिए। अगर है तो बी कुछ भी संसार के नंबर हो, देखो ये 3 हो, 50,000 हो, क्या फर्क पड़ता है भैया, ये तो रैंक ऑलरेडी ये रो में काउंट हो जाएंगे, और वो कॉन्सिस्टेंट बन जाएंगे। समझ रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स। रिजल्ट 9th रिजल्ट पे लिख लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थीम यही है। तो कैसे लिखेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी इज कॉन्सिस्टेंट फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू r⁻m, ऐसे लिखना है कॉन्सिस्टेंट करके। A system of equation ax is equals to b is consistent if for all b belongs to r⁻n, if and only if, इसको आप अंग्रेजी में लिख सकते हो, if and only if and only if every row, देखो every row of the coefficient matrix have the pivot position। समझ रही हो,
मीन्स हर एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स के हर एक रो में पीवोट होनी चाहिए। अगर यहाँ पीवोट ना होता, अगर यहाँ पीवोट ना होता तो भैया बी के ऊपर असर पड़ेगा, वो दिक्कत कर देगी। लेकिन यहाँ पीवोट है भैया, 3 रो था, 3 रो में से सारे रो में कोफिशिएंट मैट्रिक्स में भैया सारे के सारे में पीवोट पोजीशन है, तो रैंक ऑफ बी कुछ भी हो उससे कोई इफेक्ट नहीं डालते। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कई ऑथर, लास्ट कॉलम मीन्स ये ऑगमेंटेड एक मैट्रिक्स है ना बच्चों, लास्ट कॉलम ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैव नो पीवोट पोजीशन। मीन्स ये जो इनमें से कोई भी पीवोट पोजीशन अगर नहीं दिखे तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएंगे हर एक बी के लिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये रिजल्ट समझ आप, आई होप ये जो मैंने थीम समझाया आपको समझ आया होगा। आई होप दैट क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो रिजल्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार नेट में आया हुआ है और इसका यूज भी बड़ा शानदार होते हैं। हर एक मीन्स वो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में वो बहुत शानदार, मैंने आगे में क्वेश्चंस करूँगा, 4-5 बार आए हुए हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो 10th रिजल्ट पे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो। चलिए बच्चों 10th रिजल्ट पे आ जाओ, ये भी एग्ज़ाम में 2 बार तो मुझे याद है आया हुआ है। ठीक है, तो मुझे पहले बताओ, देखो ये कोई भी मैट्रिक्स 3x5 का है, ठीक है, समझ रहे हो? तो मुझे बताओ अगर इस मैट्रिक्स का रैंक अगर मैं देता हूँ आपको m×3 अगर मैं दूँ, ठीक है, 3 अगर मैं दूँ तो यहाँ से क्लियर कट आपको पता है कि भैया ये जो 3 मीन्स आपके पास अगर 3x5 का है मैट्रिक्स और रैंक एग्जैक्टली 3 है ना बच्चों, तो आपको ये यहाँ से क्या पता है आपको भैया, एटलीस्ट तो 3x3 का एक नॉन जीरो माइनर मिला होगा, है ना? और क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? अगर ऐसा कुछ है मीन्स मान लेते हैं ये अगर मैं 7x5 का है और रैंक अगर 3 है, तो इससे भी आप कुछ चीज़ें तो जोड़ सकते हैं। मैंने आपको कई सारे बातें आपको बताया। तो मान लेते जनरलाइज, अगर ये m×n का मैट्रिक्स है और रैंक अगर हुआ, रैंक इस मैट्रिक्स का अगर n है, मुझे बताओ यहाँ से क्लियर कट है ना माय डियर स्टूडेंट्स कि n कभी भी भैया m से बड़ा नहीं होनी चाहिए। यानी कि मीन्स ये n लेस देन और इक्वल्स टू m होनी चाहिए, या फिर m आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n ही होनी चाहिए। नहीं तो वो देखो ना, एग्जाम्पल से आप देख भी सकते हो, समझ रहे हो? अगर इस मैट्रिक्स का रैंक अगर 5 है तो 5 भैया कभी भी 7 से बड़ा नहीं हो सकता। मीन्स 5 ऐसे होनी चाहिए। हाँ जी है, तो बन गई बच्चों रिजल्ट। मीन्स ये मान लेते हैं सिस्टम आपके पास ऐसे हैं, ax इज इक्वल्स टू बी हैज़ ए, लिखो आप ax इज इक्वल्स टू बी हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r⁴n अब की बार है। अगर ऐसा है तो इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट लिखो। पहली केस यूनिक सोल्यूशन बोल रहे हो तो भैया इस मैट्रिक्स का रैंक ऐसे हुआ होगा ना बच्चों, यानी कि रैंक ऑफ ए आपके पास n हुआ होगा। अगर रैंक ऑफ ए n है तो रिजल्ट 2 बन गई। m कब ऐसा होनी चाहिए, या फिर ये मैंने आपको थीम यहाँ से इसलिए समझा दिया।
ठीक है, 2 केस आ गई। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो भैया उस मैट्रिक्स का मीन्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक n होगा, एंड अगर ऐसा है तो भैया ये होल्ड होना ही पड़ेगा। कहाँ से मैं लेके आया, यहाँ से चीज़ें को जोड़ के मैंने लेके आया है, और ये ध्यान में रखना है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r⁻n है, r⁻m नहीं है। ठीक है, बात समझ रही हो माय डियर स्टूडेंट्स? बस इतना ही है, 10 रिजल्ट्स है नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स के लिए। इसी के साथ चैप्टर ही ख़त्म हो जाता है। और जो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, 3 टाइप में क्वेश्चन आएंगे माय डियर स्टूडेंट। टाइप 1 में मैं वो सारे क्वेश्चंस लूँगा जो कि ईजी क्वेश्चंस में लूँगा, मीन्स हमको डेटा गिवन है उसके लिए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। टाइप 2 में क्वेश्चंस कैसे मॉडिफाइड होते हैं वो हम करेंगे। और टाइप 3 में मैं लूँगा कि कंस्ट्रक्शन हम कैसे एक यूनिक सॉल्यूशंस के लिए हम क्वेश्चंस कैसे बना पाएंगे, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस के लिए क्वेश्चंस कैसे हम बना पाएंगे, एंड नो सॉल्यूशंस के लिए क्वेश्चंस हम कैसे बना पाएंगे, वो कंस्ट्रक्शन भी सीखेंगे। क्योंकि इंटरव्यू में अगर आपको किसी ने पूछा एक नो सॉल्यूशन सिस्टम का, एक नो सॉल्यूशंस का एक इक्वेशन मीन्स सिस्टम बनाओ, आपको बनाना भी आनी चाहिए। कहीं भी कॉलेजेस में पढ़ाओगे वो आपको बच्चे को तो कंफ्यूज करने के लिए कितने सारे क्वेश्चंस देना पड़ेगा आपको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज के लेक्चर को मैं ऑफ करना चाहता हूँ। अगर इसमें इस सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं, सर ये चीज़ मुझे समझ नहीं आए, या फिर आपके अंदर अगर और भी कुछ थीम है वो भी आप मुझे बात डिस्कस कर सकते हैं, ताकि मेरी भी इम्प्रूव हो, आपको भी मैं कुछ सिखाने के पोजीशन में हो। ठीक है, तो वो सारे रिजल्ट्स को आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से सुंदर अक्षरों में लिख के आपके नोट्सों में वो फीड करके रखना है, वो पढ़ना है, और आगे हम क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं वो हम कल सीखेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।